नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास के संदर्भ में दो समास को पढ़ लिया था, यानी कि अवयवी भाव और तत्पुरुष समास को हमने पढ़ा था। और 6 हमने बताए थे आपको समास के रूप, समास के भेद बताए थे 6 प्रकार के। तो उसमें हमने 2 प्रकार को देख लिया था। आज तीसरे प्रकार के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा समास है हम सभी का कर्मधारय समास। तो जितने भी हमारे नए दोस्त होंगे वो सभी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इनको पहुंचाने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास क्या होता है? तो कर्मधारय समास जो है इसे कहते हैं जिस समास का, ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष हमने बताया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि उत्तर पद ही प्रधान होती है, तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान उपमेय का तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, ठीक है। उपमान उपमेय और विशेषण विशेष्य का संबंध यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ दिया है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसमें जो आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे उपमान उपमेय की बात यहाँ पर की गई है, इसीलिए इसको जो है क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें उपमान उपमेय, विशेषण विशेष, ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। ये चीज़ें आपको इसमें दिया गया है। इनके माध्यम से हम इस समास को जान सकते हैं। इसमें उपमान उपमेय की बात हो या फिर इसमें विशेषण विशेष्य की बात होगा, वो कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। इसके लिए हमने कुछ ट्रिक्स के रूप में आप सभी को यहाँ देने का प्रयास किया है। कुछ ट्रिक्स हैं, देखिए आप सभी। तो यहाँ पे है सबसे पहले कि पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण होगा। उसमें जो भी आपको दिया जाएगा समास, वो समास क्या होगा? पहला पद उसमें विशेषण होगी, यानी कि विशेषताओं को बताने वाला जो होता है वही विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसी को विशेषण बोलते हैं। तो पहला पद विशेषण होगा। ये पहली पहचान उसकी है। ट्रिक्स के संदर्भ में आपको ध्यान में क्या रखनी है, समास को हम पहचानेंगे कैसे, इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। एक पहली बात है। दूसरी बात की बात करें तो दूसरे में आप देख सकते हैं कि दूसरा पद जो होगा वो तुलना होती है। दूसरे पद की तुलना होती है। बिल्कुल उपमान उपमेय हमने बताया था आपको, उपमान उपमेय का भेद होगा या विशेषण विशेष्य का भेद होगा। तो तुलना बताने के क्रम में उपमान उपमेय का प्रयोग किया जाता है, या फिर सादृश्यता दिखाने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार जो उपमान उपमेय की यहाँ पर बात हो रही है, तो पहला पद क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और दूसरे पद जो होंगे वो दूसरा पद जो है वो तुलना के भाव में यहाँ पर देखी जाएगी। आगे देखते हैं तीसरे में। यहाँ दिया है विग्रह करने पर। क्या करने पर? विग्रह करने पर मध्य में है जो, है जो, ठीक है, है जो के समान आता होगा, ठीक है जो या के समान, जैसे चंद्रमुखी, चंद्रमा के मुख के समान, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी इस प्रकार के वर्ड आएंगे, ठीक है, सूर्यमणि, तो सूर्य की तरह मणि, है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी इसमें वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स जो है वो कौन से समास होंगे? वो सारे समास आपके होंगे कर्मधारय समास, क्योंकि उसमें कर्मधारय समास को पहचानने का एक ही नियम है। पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा। दूसरा पद से उसके तुलना होती है। और बात करें तो विग्रह करने पर मध्य में क्या आ जाएगा? है जो या के समान आदि का जो आपको भाव प्रकट होगा वो आपका कर्मधारय समास कहलाएगा। और भी एक दो चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे इसके कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसके माध्यम से आप आसानी पूर्वक से इसको समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखेंगे हमने एक एग्जाम्पल लिया है चरण कमल, ठीक है। क्या लिया है? चरण कमल, मतलब कमल जो है के समान चरण, कमल के समान चरण। यहाँ पर जो है उपमान और उपमेय की बात कर लेते हैं। तो उपमान वो होता है जिनसे तुलना की जाती है। किन से तुलना की गई है? कमल से तुलना की गई है। किसकी? तो यहाँ पर चरण की तुलना की गई है ना। कमल के समान चरण, कमल की तुलना कर दी यहाँ पर इन्होंने, कमल के समान चरण को बता दिया। तो ये जो है यहाँ पर विशेषण विशेष्य आपको यहाँ पर देखना है। तो ये विशेषण हो गया, ये विशेष्य है। चरण का ये जो है विशेषता है कि वो कमल के समान है। तो यहाँ पर ये भी आपको बताया था हमने, 3 पॉइंट हमने आपको बताए थे, की पॉइंट, ट्रिक्स पॉइंट हमने बताए थे, जिसके माध्यम से आप जो है समास को आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो पहला हमने बताया था कि बीच में क्या आ जाएगा? के समान आ जाएगा, या बीच में क्या आ जाएगा? है जो। तो इन दोनों के जो बीचों में आ जाने के बाद जो है
क्या होता है, ये जो हमारा समास है कर्मधारय समास हो जाता है। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। दूसरा एग्जाम्पल है महापुरुष। क्या है एग्जाम्पल, महापुरुष। इसीलिए हमने लिया इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को, जो आप में स्पष्टता लाने के लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि स्पष्ट नहीं होने के कारण हम लोगों का एग्जामिनेशंस में काफ़ी प्रश्न गलत होते हैं। और इनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में बैठ चुका हूं और बहुत सारे अनुभवों को मैंने भी इकट्ठा किया है, आप सभी हमारे जितने भी प्रिय मित्र दोस्त होंगे, सभी लोगों ने किसी न किसी एग्जामिनेशंस को ज़रूर अपीयर किया होगा, ज़रूर दिया होगा। तो आपको भी इसके संदर्भ में कुछ न कुछ जानकारियाँ हुई होगी। ठीक है, कुछ न कुछ जानकारियाँ आप सभी के पास भी है कि किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एग्जाम्पल्स भी उसी प्रकार का लेने का प्रयास किया है जो पूछा गया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि महापुरुष यानी कि महान हो, महान है जो पुरुष, ठीक है जो क्या बताया था हमने दूसरे लाइन में, हमने आपको ट्रिक्स में बताया था। 3 चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है कि उपमा उपमेय होगा, विशेषण विशेष का संबंध होगा, दूसरी बात कि यहाँ पे तुलना का संबंध होगा, बीच में है जो या के समान जैसा वर्ड आपको प्रतीत होगा। तो महान है जो पुरुष, है जो, ये आपको एक की पॉइंट है आपके लिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि आप समास को पहचान सकते हैं। तो क्या है यहाँ पर कि है जो बीच में आ रहा है, क्या रहा है जो, तो ये समास हमें दिखा रहा है कि ये कर्मधारय समास है। आगे है मृगनयन। क्या दिया है, मृगनयन मतलब मृग के समान नयन। क्या, मृग के समान नयन। तो के समान जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वर्ड जो होगा बीच में एक है जो आ जाएगा या फिर के समान आ जाएगा। तो ये क्या है, के समान है। तो के समान नयन, किसके समान नयन, मृग के समान नयन। तो इसी को बोलते हैं मृगनयन। तो तुलना किया गया है किससे, मृग से, मृग के संदर्भ में इसको दिखाया जा रहा है। तो मृग के समान नयन मतलब मृग नयनी है ना, मृग नयन, मृग नयन। तो ये मृग जो है ये उपमान है, ये उपमेय है, ये विशेषता है, ये क्या है, विशेष है। तो ये आप देखेंगे कि हर एक जितने भी आपको ये कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स मिलेंगे या फिर कर्मधारय समास होंगे, उसके बीच में है जो या के समान का भेद आपको दिखेगा, या तुलना आपको दिखेगा, या आप कहेंगे तो उसमें उपमान उपमेय आपको खोजने के लिए बहुत अच्छा से आता है। तो आपने यदि ये भी पढ़ा होगा, क्या कहते हैं, जो उपमान उपमेय भी आपने पढ़ा होगा, अलंकार, तो वहाँ पे आप उससे भी थोड़े बहुत दिमाग लगा सकते हैं कि कौन अलंकार उपमा उपमेय को प्रदर्शित करता है, तो वो भी क्या होगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे हमने एक एग्जाम्पल और लिया है, नाम है उसका लाल मणि, है ना। लाल मणि मतलब लाल है जो मणि, है ना, लाल है जो मणि। तो बीच में क्या आ रहा है जो, है ना, क्या आ रहा है बीच में, है जो। तो है जो क्या हो गया, ये लाल मणि के बीच में आ गया है जो। तो ये है जो आ जाने के कारण इसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ये कौन सा समास है। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये जो है कर्मधारय समास है ना। तो ये लाल मणि जो है, लाल मणि इसका मतलब हो गया लाल है जो मणि। तो मतलब ये हो गया कि है जो बीच में क्या आ गया, है जो बीच में क्या आ गया, के समान। तो इस प्रकार की बातें, या फिर उपमान उपमेय का बात हो, पहला पद क्या हो, विशेषण हो, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। विशेषण मतलब जो उसकी विशेषता को बताता होगा, जो विशेष की विशेषता को बताता होगा। जैसे लाल मणि यानी कि मणि की विशेषता बता रहा है कि वो लाल है। तो इस प्रकार विशेषण विशेष का संबंध होगा, उपमान उपमेय का संबंध होगा, बीच में है जो, के समान आदि वर्ड रहेंगे, और जो है आदि शब्द आपको दिखेंगे, और जो है इसमें क्या दिखेंगे, तुलना का भाव आपको दिखेगा। तो ये कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। आगे चलते हैं और देखते हैं अब द्विगु समास को। द्विगु समास किसे कहते हैं और द्विगु समास के कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो हमारे सारे दोस्त जानते होंगे द्विगु समास को संख्यावाची भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्यावाची कहते हैं। तो द्विगु समास जो होता है, ये जिस समास का पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाचक होता है, वह द्विगु समास कहलाता है। इसका पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, संख्या को प्रदर्शित करता है, वो कौन समास होता है, द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है, और द्विगु समास कहलाता है। तो इसमें ट्रिक्स भी है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। कैसा प्रयोग किया जाता है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ये द्विगु समास का एक एग्जाम्पल है। क्या है, द्विगु समास का एग्जाम्पल है, यानी कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का जो है
पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। बिल्कुल याद रखेंगे कि जिस समास का पहला पद जो है वो संख्यावाची हो, संख्या को दर्शाता हो, दिखाता हो, उसी को हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ट्रिक्स की बात करें तो ट्रिक्स यहाँ पे संख्या वाले शब्दों का प्रयोग, ये आपको देखना है। कुल मिलाकर के इतनी बातें हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ें और भी देखनी होंगी, जैसे कि अवयवी भाव समास होता है। मैंने बताया था आपको, उसमें पहला पद क्या होता है, अवयव होता है, और जब वो दूसरे पद के साथ मिलता है तो उसको भी अवयव बना देता है ना। उसको क्या बना देता है, अवयव बना देता है। तो इसी प्रकार से आप एक देखेंगे यहाँ पे नदी भीष्ट, एक संस्कृत में एक श्लोक है नदी भीष्ट। इससे जो है नदियों के नाम के पहले यदि संख्या लगा हो तो वो भी अवयवी भाव समास होता है, नहीं कि वो कर्मधारय समास हो, ये द्विगु समास होगा। उसमें भी संख्या होता है पहले, ये अष्टगंगे, नवगंगे। तो इस प्रकार यदि वहाँ पर दिया गया है, किसी भी नदी का नाम दिया गया है, गंगा, यमुना, सरस्वती, जो भी कोई भी नदी है, यदि उससे पहले यदि संख्यावाची शब्द लगा हुआ है तो वो अवयवी भाव समास होगा, न कि वो आपका ये द्विगु समास होगा। ये नदी भीष्ट एक सूत्र है उसमें, इसके माध्यम से होता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी ताकि एग्जामिनेशंस में आपके गलती नहीं होंगे। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने लिए हैं जो आपके विभिन्न एग्जामिनेशंस में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं, न कि वो बनाए गए एग्जाम्पल्स हैं, पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं, उन्हीं को मैंने लिया है ताकि आप यदि हमारे इसको देखने के बाद यदि आप सेट ना भी बनाएं, मतलब इसके संदर्भ में आपको जो है सेट ना भी मिले समास के संदर्भ में, तो भी हम आपको वो सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको वो क्वेश्चन करा देते हैं। तो चौराहा आप देखेंगे, चौराहा क्या है, चौराहा मतलब चार राहों का एक समूह जहाँ होता है उसी को हम लोग चौराहा कहते हैं। आप भी मार्केट गए होंगे तो चौक आपने देखा होगा इस प्रकार से, यहाँ से आप देखेंगे कि इस स्थान से चार राह यहाँ से गुजर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। ठीक है, तो चौराहा मतलब चार राहों का जो समूह होता है, यहीं से निकलता है ना, चार राहों का समूह, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चौराहा। ठीक है, क्या बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं। तो ये आपको याद रखनी है, चौराहा चार राहों का समूह। चार यहाँ पे आप दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, चार दिख रहा है, संख्यावाची है, इसीलिए ये कौन सा हो जाएगा, द्विगु समास हो। आगे है त्रिकोण, क्या है, त्रिकोण। त्रिकोण मतलब तीन कोणों का समूह। क्या होता है, तीन कोणों का समूह, तीन कोण है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोण बोलते हैं। क्या कहते हैं, त्रिकोण कहते हैं, तीन कोणों का समूह। और एक होता है तिरंगा। क्या होता है, तिरंगा मतलब तीन रंगों का समूह। तीन रंगों का समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, तिरंगा बोलते हैं। तो ये है आपका तीन रंगों का समूह, तिरंगा कहलाएगा। तो आगे क्या है, संख्या है, संख्यावाची शब्द है तीन, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और एक बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि नदी भीष्ट एक सूत्र होता है संस्कृत में, और इसके माध्यम से हम याद रख सकते हैं नदी भीष्ट यानी नदियों के नाम के पहले यदि संख्या का प्रयोग किया गया है तो भी वो आपका ये नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा, बल्कि वो अवयवी भाव समास होगा। एकदम ध्यान रखेंगे आप, एग्जामिनेशंस में यहीं पे आपका प्रश्न अटकता है, या फिर यहीं पे हम लोगों का जो है, हम लोग सोचते हैं कि हमने सही बनाया है, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर जो है आपके नंबर काट लेते हैं, नंबर आपके गलत कर देते हैं आपके क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर यही जो है अंतर होता है कि नदियों के नाम के पहले यदि संख्यावाची शब्द है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा द्विगु समास न होकर के अवयवी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो अवयवी भाव का वो सूत्र था। इतनी बातें हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे और देखते हैं अब द्विगु के बाद अब कौन सा समास है। तो द्विगु के बाद आप देखेंगे समास आ गया, जिसे इसका नाम क्या है, द्वंद्व समास है ना। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो इसका नाम से पता चलता है कि द्वंद्व आपको होगी कि पहला पद प्रधान है कि दूसरा पद प्रधान है, पता ही नहीं चल पाता है कि प्रधानता किसकी है। ठीक है, इसीलिए लगता है कि दोनों ही पद प्रधान है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे द्वंद्व समास उसी को बोलते हैं। लिखा है यहाँ पे, जिस समासिक पदों का दोनों पद प्रधान होता है ना, द्वंद्व होता है कि कौन सा पद प्रधान है। तो यहाँ द्वंद्वात्मक जो है स्थिति होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास बोलते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पद दिया गया है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, उन्हीं को हम लोग तथा विग्रह करने पर जब उसको तोड़ते हैं, विग्रह करते हैं, तो उसमें अथवा आपको दिखेगा, और दिखेगा, या दिखेगा, एवं दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो वह द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। आगे देखते हैं कुछ ट्रिक्स यहाँ पे हमने एक दिया है आपके लिए।
जो आप आसानी से इस समास को भी पहचान सकेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी मेहनत करके हमने आपके लिए सेशन तैयार किया है, ताकि हमारे सारे दोस्त जो एक बार हमारे इस सेशन को देखेंगे, दोबारा उनको अन्य किसी भी सेशन को देखने की आवश्यकता नहीं होगी और एक भी आपके समास के प्रश्न नहीं छूटेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आप एक बार जो भी आपको यदि इसको देखने के बाद यदि आपका कोई भी प्रश्न आपका यहाँ पर रुकता है, तो आप हमसे एक बार जो है हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं ज़रूर आपको उत्तर दूंगा। मैं बैठा ही रहता हूँ, मैं आपको ज़रूर इसका उत्तर ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे दिन रात, तो ये इस प्रकार का कुछ वर्ड्स मैंने आपको बताया। यहाँ देखेंगे पाप पुण्य, क्या है? पाप पुण्य। पाप का उल्टा क्या होता है? पुण्य होता है। क्या होता है? पाप का उल्टा पुण्य होता है, मतलब पाप और पुण्य, ठीक है। पाप और पुण्य, इन दोनों की बात यहाँ पर की जा रही है। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य। आगे है सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख, इसकी बातें यहाँ पर की गई है। आगे है गुण और दोष, है ना, गुण और दोष, तो गुण और दोष की बात यहाँ पर की गई है। तो ये दोनों क्या है? हमने आपको बताया था कि बीच में क्या शब्द आएगा, या और का शब्द आ जाएगा, अथवा का शब्द आएगा, या का शब्द आ जाएगा। तो इस प्रकार के जो वर्ड्स आ जाते हैं, तो इस प्रकार के वर्ड्स से हम पकड़ सकते हैं कि समास कौन सा है? द्वंद्व समास है। जैसे राम और श्याम, ठीक है, तो राम और श्याम होता है, राधे श्याम, राधा और श्याम, है ना। दोनों पद की प्रधानता है, किसी एक पद की यहाँ पर नहीं विशिष्टता नहीं दिख रही है, ठीक है। किसी एक पद की यहाँ पर द्वंद्व समास में जो है किसी एक पद की विशेषता नहीं दिखती है, एक पद की मतलब प्रधानता नहीं दिखती है, यहाँ दोनों ही पद आपको प्रधान दिखते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हमने पाप पुण्य की बात कर ली, सुख दुख की हमने बात की, गुण दोष की बात की। गुण और दोष या गुण एवं दोष, तो गुण वो दोष, गुण अथवा दोष ये भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। और देखते हैं अगला समास आप सभी के लिए है बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास मतलब क्या होता है? बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो हमने आपको समास के 6 प्रकार बताए थे। 6 प्रकार में हमने 5 की चर्चा पहले कर लिया, मतलब पहले वाले वीडियोस में हमने 2 की चर्चा की थी और इस वीडियो में हमने 4 समास को देखा। 2 वीडियो काफ़ी होता है किसी एक पूरा सेशन के लिए, और ऐसी बातें नहीं है कि आप इस सेशन को देखने के बाद जो है आपका कोई भी क्वेश्चन छूट जाएगा। मैंने सभी चीज़ों को इसमें समाहित किया है और उस एग्जाम्पल्स को भी हमने आपके लिए लिया है, जो एक बेहतर आपको समझ उपलब्ध कराएगा, बेहतर स्पष्ट समझ आपको उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ देखेंगे बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास में दिया है कि इस समास में कोई भी पद क्या होता है? प्रधान नहीं होता है। यही ध्यान रखना आपको, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। क्या करते हैं? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, तो ये आपका बहुब्रीहि समास होता है। इस पद में, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर चतुरानन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम दशानन की बात कर लेते हैं, जो दशानन का अर्थ क्या होता है? रावण होता है। तो इस प्रकार से आप बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं। इसका एक ट्रिक्स हमने दिया आपको, विग्रह करने पर तीसरा अर्थ निकल जाता है। यदि हम उसको खंडन करते हैं, विग्रह करते हैं, तो एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुब्रीहि समास बोलते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं आपके लिए। पहला एग्जाम्पल है चतुर्भुज, है ना। क्या है? चतुर्भुज मतलब 4 हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात विष्णु जी। तो विष्णु जी जो है उनके 4 भुजाएं हैं। तो हमने जब इसका विग्रह किया, तो विग्रह रूप में हमें कुछ अन्य अर्थ ही स्पष्ट हुए, दूसरे अर्थ ही यहाँ पर निकल कर सामने आते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये कौन सा हो जाएगा? बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल होगा। आगे है लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उदर जिनका, लंबा है उदर जिनका, मतलब जिनका उदर लंबा है उसी को लंबोदर कहते हैं, अर्थात गणेश जी। गणेश जी का जो है उदर क्या था? लंबा था, इसीलिए इसको हम लोग लंबोदर कहते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए हो जाएगा लंबोदर जो है चतुर्भुज। दशानन हमने बात की थी अभी दशानन के संदर्भ में।
दशानन मतलब 10 हैं, आनन मतलब मुख होता है, तो 10 हैं मुख, अर्थात जिसके किसके हैं, रावण के 10 मुख थे, आपको पता होगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है हमने लिया है, कुछ और चीज़ें इसमें है जिसको मैं आप सभी के सामने दिखा देता हूँ। एक और एग्जाम्पल है जिसका नाम है गिरिधर, है ना, क्या है, गिरिधर। गिरिधर एग्जाम्पल है गिरी को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। गिरी मतलब होता है पर्वत, है ना, गिरी मतलब पर्वत को धारण करने वाले जो है क्या, कौन है, श्री कृष्ण। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इतनी सी बातें हमने आपको बताई। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स इसके थे, कोई एक नोट्स मैंने यहाँ पे लिखा है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ प्रश्न होते हैं जो इस बेसिस पे भी होते हैं। तो यहाँ देखेंगे, यदि प्रश्न में ऐसा दिया है कि विकल्प में क्रमधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिए हैं, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है, ठीक है। क्योंकि दशानन की यदि बात करेंगे, ठीक है, दशानन की यदि बात करें तो 10 हो आनंद जिनके, है ना, 10 हो आनंद जिनके। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सबसे पहली, तो यहाँ पर हमने बताया था आपको कि 10 हो आनंद जिसके, दशानन की बात करें तो 10 आनंद, ये दो चीज़ें यहाँ है। तो 10 हो आनंद जिसकी, है जो, है ना, के समान बताया था हमने आपको, विशेषण विशेष है। तो ये आनंद की विशेषता है कि इसमें 10 आनंद है, तो ये आपका एक कर्मधारय समास भी हो जाता है। दूसरी बात करें तो संख्यावाची द्विगु समास में हमने आपको बताया था, इसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। तो ये भी तो द्विगु समास का एक स्पष्ट उदाहरण है, क्योंकि पहला पद यहाँ पे क्या है, संख्यावाची है। लेकिन हम इसको उसमें भी नहीं लेंगे, उसमें भी नहीं लेंगे, जब इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं तो हर बार मतलब इस प्रकार के कुछ निर्देश दिए होते हैं जिसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ये क्या कहते हैं, व्याकरण के अंदर, इसीलिए हम लोगों के प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पास ये एग्जाम्पल्स आए तो इस एग्जाम्पल्स में हमें कौन सा टिक करना होगा, बहुब्रीहि समास ही टिक करना होगा, तभी हमारा आंसर सही होगा, वरना हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर एक नोट डाल दिया है हमारे सारे दोस्तों के लिए, ताकि किसी को भी इसके संदर्भ में कोई दिक्कत ना होगी, ठीक है। तो यदि प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु तथा बहुब्रीहि तीनों दिया गया हो, तब आपको हमेशा बहुब्रीहि पर ही टिक करना है। क्या करना है, बहुब्रीहि पर ही टिक करना है, ये आपको ध्यान में रखनी है। बातें इतनी सी, चलिए आगे बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग। और अगले वीडियो में मैं आप सभी के लिए प्रश्नों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आऊँगा, जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ समास के होंगे। यहाँ आप देखेंगे मैंने प्रश्नोत्तरी भी लगाया है, तो अगले वीडियोस में मैं बहुत सा मतलब 50 लगभग होंगे प्रश्न, उनको मैं लेके आऊँगा, जिससे आपके स्पष्टीकरण और ज़्यादा प्रभावित हो सकेंगे और आप उसको समझेंगे, ताकि जो है अलग से आपको सेट बनाने की आवश्यकता, समास से संदर्भित प्रश्न जितने भी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं या फिर आते हैं, संभावित हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने समावेश किया है और आपके लिए खास करके हमने वीडियो बनाने का प्रयास भी किया है। तो आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, यदि आप हमारे वीडियोस पर अभी तक हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें। कोई आगे बढ़ रहा हो तो ज़रूर उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये हमारे भारतीयों का एक जो है ख़ास विशेषता है। तो हम आप सभी को जो है तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आप सभी के शुक्रगुजार हैं। मिलेंगे अगले वीडियोज़ में आप सभी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।